कल हमने पढ़ा कि समन्वय क्या है, यानी एक प्रबंध का एक कार्य है। और उसमें हमने पढ़ा था कि समन्वय का क्या अर्थ है, क्या परिभाषा है। तो ये बताया गया था कि समन्वय एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत संस्था के विभिन्न विभागों एवं उपविभागों में कार्यरत व्यक्तियों के कार्यों एवं प्रयासों में एकरूपता या संयोजन स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। ताकि अधिकतम कुशलता के साथ संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके। आज हम पढ़ेंगे समन्वय की आवश्यकता एवं महत्व। समन्वय की आवश्यकता एवं महत्व। अब आप देख रहे हैं कुछ पॉइंट मैंने लिखे हैं। चाहे समन्वय को प्रबंधक का एक आवश्यक एवं अलग कार्य माना जाए या नहीं, किंतु हम इतना अवश्य कह सकते हैं कि समन्वय का बहुत अधिक महत्व है। जब एक ही कार्य को करने के लिए कई व्यक्तियों को लगाया जाता है, समन्वय के द्वारा ही उनकी क्रियाओं का एकीकरण करना संभव होता है। यह एक महत्वपूर्ण साधन है जिसके द्वारा एक प्रबंधक अपने कर्मचारियों में उत्पन्न होने वाले आपसी मतभेदों को समाप्त कर देता है। इसके द्वारा कार्यों के दोहराव को रोका जा सकता है। कई बार समन्वय की समस्याएं ऐसे व्यक्तियों द्वारा उत्पन्न कर दी जाती हैं जो सदैव दूसरों में सहयोग की अपेक्षा करते हैं, किंतु स्वयं दूसरों को सहयोग प्रदान नहीं करते हैं। अतः प्रबंधकों को ऐसे व्यक्तियों से बड़ी सावधानी से काम लेना चाहिए। समन्वय की आवश्यकता रेखा अधिकारियों एवं कर्मचारियों के मध्य विवाद उत्पन्न होने पर भी होती है। विशेषज्ञ अपने विशिष्ट ज्ञान पर अड़े रह सकते हैं और दूसरे लोगों की बात को मानना उचित नहीं समझते हैं। ऐसे समय भी समन्वय की आवश्यकता पड़ती है। तो जो विचारक बर्नार्ड है उन्होंने समन्वय की महत्ता को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि समन्वय किसी संगठन के जीवित रहने के लिए एक महत्वपूर्ण तत्व है। उर्विक ने तो यहाँ तक कह दिया है कि संगठन का उद्देश्य ही समन्वय करना होता है। जो व्यावसायिक जटिलता बढ़ती जा रही है तो समन्वय की आवश्यकता भी बढ़ रही है। वर्तमान व्यावसायिक जगत में समन्वय के महत्व को स्पष्ट करने के लिए मैंने जो ये कुछ पॉइंट्स बनाए हैं उनको मैं एक्सप्लेन करूँगा। जैसे पहला पॉइंट है कुल प्राप्ति में वृद्धि। कुल प्राप्ति में वृद्धि। अनेक व्यक्तियों द्वारा किए जाने वाले अलग अलग कार्यों की अपेक्षा एक समन्वित कार्य अधिक होता है। दूसरे शब्दों में, यदि अलग अलग व्यक्तियों के कार्यों को एक साथ मिला दिया जाए तो वह केवल गणनात्मक जोड़ ही नहीं होगा बल्कि गणितात्मक जोड़ से अधिक होगा। समन्वय के द्वारा 2 एवं 2 के योग को 5 बनाने का प्रयास किया जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि समन्वय से कार्यों का दोहराव रुक जाता है और बची हुई कार्य क्षमता अन्य सृजनात्मक कार्यों में लगाई जा सकती है। और दूसरा जो महत्व है, आवश्यकता है, वह दूसरे कार्यों की कुंजी। समन्वय का महत्व इसलिए भी है कि प्रबंधकीय कार्यों का यथा नियोजन, संगठन, निर्देशन, अभिप्रेरण, नियंत्रण आदि की ये कुंजी है। एक नियोजन के विभिन्न तत्वों, संगठन के विभिन्न भागों, नियंत्रण के विभिन्न स्तरों में समन्वय स्थापित करना परम आवश्यक होता है। बनर्जी के अनुसार समन्वय नियोजन को अधिक उद्देश्य युक्त, संगठन को अधिक सुदृढ़ एवं नियंत्रण को अधिक नियमित बनाता है। फिर तीसरा आप देख रहे हैं विवादों को सुलझाना। इसके बारे में प्राय यह देखने में आता है कि संगठन का प्रत्येक व्यक्ति उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपने ही ढंग से कार्य करता है और वह यह भी नहीं सोचता कि दूसरे सहकर्मियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
इसके अतिरिक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्राय व्यक्ति के विचार भी भिन्न होते हैं। समन्वय इस दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देता है। इसके बिना विवाद बढ़ जाएंगे और व्यक्ति मनमानी करने लगेंगे। कुंज तथा ओडोनेल के अनुसार इस प्रकार यह प्रबंधक का एक प्रमुख कर्तव्य हो जाता है कि वह व्यक्तियों के हितों, प्रयासों तथा कार्यों की विधि के अंतर को समाप्त करे तथा व्यक्तिगत लक्ष्य एवं कार्यों का एक सूत्र बना दे ताकि समूह के उद्देश्यों को पूरा किया जा सके। मानवीय संबंधों पर जोर। समन्वय मानवीय संबंधों को अधिक महत्वपूर्ण मानता है। संगठन का मनोबल समन्वय से ही प्रभावित होता है। यदि संगठन में पर्याप्त समन्वय की व्यवस्था नहीं है तो संगठन के सदस्यों में अनिश्चितता का वातावरण या भय उत्पन्न हो जाएगा। मैकफार्लैंड का मत यह है कि अच्छी समन्वित संस्था में कार्य करने वाले व्यक्ति संस्था के क्रमबद्ध कार्य संचालन की प्रशंसा करने लगते हैं और जो परिणाम प्राप्त होते हैं उनके लिए संपूर्ण संगठन ख्याति प्राप्त करता है। फिर आप 5वां देख रहे हैं, अच्छे कर्मचारियों को रोकना। टेरी के अनुसार अच्छे समन्वय से संस्था में अच्छे कर्मचारियों में वृद्धि होती है और वह लंबे समय तक संस्था में या हमेशा के लिए संस्था में बने रहते हैं। यदि कर्मचारियों को कार्य से संतुष्टि होगी तो अधिकारी भी एक ही संस्था में अधिक समय तक कार्य करते हैं। कर्मचारी ये महसूस करते हैं कि उनके लिए संस्था में कोई स्थान है, जबकि इसके विपरीत असमन्वयकारी स्थिति में कोई व्यक्ति अधिक समय तक कुशलतापूर्वक कार्य नहीं कर सकता है, अतः यह संस्था में ठहर नहीं सकता। फिर 6 आप देख रहे हैं, विशिष्टीकरण के लाभों की प्राप्ति। आधुनिक व्यवसाय में विशिष्टीकरण का सर्वत्र बोलबाला है, किंतु विशिष्टीकरण के लाभों को तभी प्राप्त किया जा सकता है जबकि विभिन्न विशिष्ट व्यक्तियों के कार्यों में पूर्ण समन्वय स्थापित किया जा सके। दूसरे शब्दों में विशिष्टीकरण के लाभों की प्राप्ति की पहली शर्त क्रियाओं का समन्वय है, अतः जहाँ विशिष्टीकरण है वहाँ समन्वय करना ही पड़ेगा। विविधता में एकता की स्थापना। यह हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक संस्था में भिन्न भिन्न विचारों, भावनाओं, मान्यताओं तथा धर्मों के लोग कार्य करते हैं। प्रबंधक कुशल समन्वय के द्वारा उन सभी व्यक्तियों के कार्यों के प्रति समान विचारधारा उत्पन्न कर सकता है तथा उन सभी के विचारों में समरूपता स्थापित कर सकता है। और 8वां आप देख रहे हैं, मनोबल में वृद्धि। अच्छी समन्वित संस्था का कार्य वातावरण अत्यंत सहयोगपूर्ण होता है। ऐसे वातावरण के परिणाम स्वरूप कर्मचारियों के कार्य में रुचि यानी मनोबल बढ़ जाता है और इस प्रकार रुचि बढ़ने से समन्वय से कर्मचारियों के मनोबल में वृद्धि होती है और कार्यों के दोहराव को रोका जा सकता है, साधनों के दुरुपयोग को रोका जा सकता है। 11वां आप देखते हैं, कार्यों को व्यवस्थित क्रम प्रदान किया जा सकता है। अब आता है समन्वय के प्रकार। आप देख रहे हैं समन्वय के प्रकार। पहला है लंबवत तथा क्षैतिज या समतल समन्वय। लंबवत समन्वय तब कहा जाता है जबकि समन्वय संगठन के उच्च अधिकारियों से अधीनस्थों के बीच किया जाता है। उच्च अधिकारियों का कर्तव्य यह है कि संगठन के नीचे स्तरों पर समन्वय स्थापित करें। लंबवत समन्वय करने से यह विश्वास हो जाता है कि सभी स्तरों पर ठीक प्रकार से काम हो रहा है। ऐसा समन्वय अधिकारों के प्रत्यायोजन द्वारा किया जाता है। क्षैतिज का जो है इससे विपरीत है। क्षैतिज या दोनों एक साथ भी किए जा सकते हैं, एक साथ करने ही पड़ते हैं। क्षैतिज या समतल समन्वय तब कहा जाता है जबकि समन्वय विभिन्न समान स्तर के विभागों में किया जा रहा हो। उदाहरणार्थ उत्पादन, विक्रय, वित्त, कर्मचारी विभागों में समन्वय स्थापित किया जाता है तो इसे क्षैतिज समन्वय कहते हैं। सामान्यतः बहुत बड़े संगठनों में क्षैतिज समन्वय ही विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है। अब दूसरा आप देख रहे हैं कार्य विधिक या सारवान समन्वय। साइमन के अनुसार समन्वय कार्य विधिक तथा सारवान किसी भी प्रकार का हो सकता है। कार्य विधिक समन्वय व्यक्ति के अधिकार एवं कार्यक्षेत्र को स्पष्ट करता है तथा संगठन के दूसरे व्यक्तियों के साथ संबंधों का निर्धारण करता है। दूसरी ओर सारवान समन्वय संस्था की क्रियाओं में संतोष प्राप्त करने के लिए किया जाता है
उदाहरण के लिए एक स्वचालन यंत्र निर्माण करने वाली संस्था के लिए संगठन का चार्ट कार्यविधिक समन्वय है, जबकि एक कार के इंजन का चित्र एक सारवान समन्वय है। तीसरा आप देख रहे हैं आंतरिक एवं बाह्य समन्वय। समन्वय को आंतरिक एवं बाह्य दो भागों में और बांटा जा सकता है। जब संस्था के विभागों, उपविभागों तथा खंडों के बीच समन्वय स्थापित किया जाता है तो इसे आंतरिक समन्वय कहते हैं। आंतरिक समन्वय लंबवत तथा क्षैतिज दोनों प्रकार का हो सकता है। अन्य शब्दों में यह संगठन के सभी स्तरों पर, संगठन के विभिन्न समान स्तरों पर किया जा सकता है। बाह्य समन्वय से आशय तथा बाह्य पक्षकारों, संस्था तथा बाह्य पक्षकारों के बीच के समन्वय से है। आधुनिक युग में कोई भी व्यावसायिक संस्था बाह्य पक्षों को नहीं भूल सकती है। आजकल व्यवसाय सरकार की क्रियाओं, तकनीकी परिवर्तनों तथा प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति से प्रभावित है। इसके अतिरिक्त व्यवसाय को अपने ग्राहकों, सामान्य जनता, स्वामियों, अंशधारियों तथा कर्मचारियों व उनके संघों के बीच समन्वय स्थापित करना परम आवश्यक होता है। इतना ही नहीं, एक संस्था को विश्व की अन्य व्यावसायिक संस्थाओं के साथ भी समन्वय करना पड़ता है। यह सब बाह्य समन्वय हैं। बाह्य समन्वय का महत्व क्या है आप देख रहे हैं। ये भी एक प्रश्न उठता है, इसका बहुत बड़ा महत्व है। आधुनिक व्यवसाय समाज का आवश्यक अंग है और वह समाज में ही किया जाता है। सामाजिक संस्था होने के कारण व्यवसाय में भी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा अन्य कई परिवर्तनों से व्यवसाय प्रभावित होता है। आज विश्व में कई तकनीकी परिवर्तन हो रहे हैं। ग्राहकों का दृष्टिकोण दिन प्रतिदिन बदलता जा रहा है। सरकारी नीतियां दिन प्रतिदिन बदल रही हैं। ये सब परिवर्तन व्यवसाय के संचालन को प्रभावित किए बिना नहीं रह सकते हैं। एक प्रबंधक को इन परिवर्तनों का ध्यान रखना पड़ता है और वह अपने व्यवसाय को भी उन परिवर्तनों के साथ साथ समायोजित एवं समन्वित करता है, तभी वह ठीक प्रकार से प्रबंध कार्य कर सकता है। सामान्यतः बाह्य समन्वय की आवश्यकता कुछ ये कारण है उसके लिए पड़ती है। आप देख रहे हैं पहला पॉइंट, मूलतः प्रत्येक व्यवसाय में 3 पक्ष होते हैं जिनमें क्रमशः जनता, स्वामी और कर्मचारी कहा जा सकता है। जनता ये चाहते हैं कि उन्हें सस्ती से सस्ती कीमत पर अच्छे से अच्छा माल मिले, अच्छी सेवा मिले। कर्मचारी भी ये चाहते हैं कि उन्हें अधिकतम वेतन तथा आधुनिक कार्य सुविधाएं उपलब्ध हो, और जबकि स्वामी इस बात पर विश्वास करते हैं कि उन्हें अधिकाधिक लाभांश मिलता रहे, लाभ मिलता रहे, प्रॉफिट होता रहे। यह प्रबंधक का कर्तव्य है कि इन तीनों की आवश्यकताओं को संतुष्ट करे तथा इन तीनों समूहों के हितों में परस्पर विवाद उत्पन्न न होने दे। इस हेतु बाह्य समन्वय करना पड़ता है। सेकंड आप देख रहे हैं अन्य संस्थाएं। एक संस्था का कार्य अन्य संस्थाओं को व्यवसाय से प्रभावित करता है। संस्था के उत्पादन विभाग का कार्य कच्चे माल की पूर्ति करने वाली संस्थाओं से प्रभावित होता है। माल वितरण, यातायात संस्थाओं पर निर्भर करता है, इसलिए अन्य व्यावसायिक संस्थाओं के मध्य समन्वय स्थापित करना आवश्यक है। और फिर आप तीसरा देख रहे हैं सरकारी नियम। सरकारी नियम व्यवसाय को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। एक प्रबंधक को व्यवसाय को प्रभावित करने वाले सरकारी नियमों से अवगत होना आवश्यक है, होना चाहिए भी। उसे सरकार की नीतियों से भी परिचित होना चाहिए। उन नीतियों को ध्यान में रखकर ही व्यवसाय को निर्देशित करना चाहिए। फिर सामान्य व्यावसायिक अर्थव्यवस्था। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक परिस्थितियां भी एक बहुत बड़ी सीमा तक व्यवसाय को प्रभावित कर सकती हैं। आधुनिक व्यवस्था में मंदी एवं का बाहुल्य है। एक मंदी का दौर है। एक प्रबंधक को व्यावसायिक चक्रों के संबंध में पूर्ण ज्ञान होना चाहिए तथा उन चक्रों के संबंध में आवश्यक सूचना रखनी चाहिए। इसे बाजारों में पाई जाने वाली मूल्य प्रवृत्ति का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए तथा उसे अपने व्यवसाय में बदलती हुई परिस्थितियों का भी ध्यान रखना चाहिए। दूसरे शब्दों में उसे बाह्य समन्वय करना चाहिए। फिर आप 5वां पॉइंट देख रहे हैं तकनीकी विकास। आधुनिक व्यवसाय जगत में बहुत ही तीव्र गति से तकनीकी परिवर्तन हो रहे हैं। प्रबंधकों को उत्पादन बढ़ाने तथा उसकी लागत को कम करने से उन तकनीकी साधनों का पर्याप्त प्रयोग करना चाहिए।
स्वचालित व कंप्यूटर जैसे यंत्रों का प्रादुर्भाव हो जाने से भी तकनीकी दृष्टि से बाह्य समन्वय करना आवश्यक हो गया है। फिर है शिक्षा पद्धति। एक प्रबंधक को शिक्षा पद्धति में होने वाले परिवर्तनों का पूरा ज्ञान होना चाहिए। उसे प्रबंधक को भावी प्रबंधकों की नियुक्ति में बड़ी सहायता मिलेगी। यह अपने अधीनस्थों को विभिन्न विश्वविद्यालय में चलने वाले विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भेज सकता है और उन्हें पुनः प्रशिक्षण भी दिला सकता है। और इस कारण भी समन्वय विविध हित रखने वाले संगठन। एक प्रबंधक को सदैव श्रम संघों तथा व्यापारिक संघों से संपर्क बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए ताकि सामान्य हित के लिए वह अन्य संगठनों के बीच विचार विमर्श होता रहे।